चलिए दोस्तों, हम लोग राजेश मिश्रा सर की जो बुक डिस्कस कर रहे थे उसमें ये यूनिट 8 है। 2 यूनिट बच गई थी, उनको डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट में हम लोग भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं यानी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो विकास योजना मॉडल क्या है? तो स्वाधीनता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रणनीति के रूप में नियोजन का सहारा लिया गया। नियोजन का यानी प्लानिंग का सहारा लिया गया। प्लानिंग का सहारा लिया गया क्यों? कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू सोवियत मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस चक्कर में उन्होंने भारत में प्लानिंग का मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से हो सके एवं सामाजिक न्याय को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। नियोजन अर्थव्यवस्था के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना, जिससे आर्थिक आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। दूसरा था पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। तीसरा है संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त व गरीबी निवारण किया जा सके। राष्ट्र में एक ऐसे समाजवादी ढांचे का निर्माण करना जो समानता और न्याय पर आधारित हो तथा जिसमें शोषण का अभाव हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़ा राष्ट्र था। साक्षरता अधिक कम थी और आयु प्रत्याशा कम थी तथा शिशु मृत्यु दर अधिक थी और समाज का अधिकांश भाग गरीबी और बीमारी से ग्रस्त था। इसलिए भारत के आर्थिक विकास को बाजारवादी शक्तियों के सहारे छोड़ना संभव नहीं था, बल्कि राज्य द्वारा नियंत्रित व केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था की रणनीति को अपनाया गया। भारत में लक्षित नियोजन यानी टारगेटेड प्लानिंग और नियोजित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप प्रयोग किया गया। अतः पूंजीवादी और साम्यवादी विकास मॉडल का समन्वित रूप भारत में प्रयोग किया जा गया है। भारत में नियोजन का आधार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस ने रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस के अनुसार देश के अधिक पैमाने पर औद्योगिकरण की आवश्यकता है। तो देश को अधिक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की आवश्यकता है। औद्योगिकरण का आशय भारी उद्योगों की स्थापना, हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना करना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यहाँ रूसी अनुभव के द्वारा यह सीखा गया कि भारी उद्योगों के विकास के पश्चात ही देश के विकास का आधारभूत ढांचा निर्मित होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का आशय कोयला, बिजली, लोहे, स्टील, भारी यंत्र और भारी मशीनों के उत्पादन में वृद्धि से है। भारी औद्योगिकरण का निम्नलिखित औचित्य प्रतिपादित किया गया। पहला, स्वतंत्रता के पश्चात भारत मूलतः एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। भारत के विशाल प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के द्वारा देश का औद्योगिकरण करना संभव था, इसलिए उद्योगों के निर्माण में संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव था, श्रम उत्पादकता न्यूनतम थी। अतः कृषि पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों का विस्तार एवं भारी पैमाने पर उनकी स्थापना की गई। ऐसी मान्यता स्वीकार की गई कि उद्योगों के निर्माण से अर्थव्यवस्था तथा कृषि क्षेत्र में दोनों जगह विकास होगा। नेहरूवादी नियोजन के अनुसार तीव्र गति से औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि उद्योगों के विकास के पश्चात कपास, जूट, तिलहन की मांग स्पष्ट रूप में बढ़ेगी। इसी के साथ उर्वरक, कीटनाशक और खेती के लिए मशीनों की मांग होगी, जिससे स्वाभाविक रूप में कृषि क्षेत्र का विकास, बाजार का विकास तथा विस्तार होगा तथा व्यापार अथवा वाणिज्य में स्वाभाविक रूप में वृद्धि होगी। अतः द्रुत गति से औद्योगिकरण के द्वारा ही राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण के क्षेत्र में श्रम उत्पादकता अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के पश्चात निर्यात के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तथा भारत का स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर विकास होगा। अतः नेहरूवादी योजना में निम्नलिखित रणनीति का प्रयोग किया गया। पहला, उच्च बचत के द्वारा उच्च निवेश होगा। भारी उद्योग अर्थव्यवस्था का मूल आधार होंगे। इससे आयात प्रतिस्थापना होगी तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। समाज के वंचित वर्गों के लिए अत्यधिक और तीव्र गति से सुविधाएं प्राप्त होंगी। फिर नवजात उद्यम के संरक्षण की आवश्यकता है। उद्योग और कृषि पर परस्पर पूरक रूप से विकास, उद्योग और कृषि का परस्पर पूरक रूप में विकास। गांधीवादी मॉडल, तो भारत में गांधीवादी मॉडल का आधार वर्ष 1944 में आचार्य श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत किया। गांधीवादी मॉडल के अनुसार भारतीय उद्योगों का भौतिक और सांस्कृतिक दोनों स्तर पर उत्थान आवश्यक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था 5.5 लाख लोगों के विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए गांधीवादी नियोजन में कृषि के वैज्ञानिक विकास, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर अत्यधिक बल दिया गया। गांधीवादी मॉडल में
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया और यह भारत में भूमि सुधार द्वारा ही संभव होगा। गांधीवादी मॉडल में सहकारी खेती पर बल दिया गया, सूदखोरी व्यवस्था के उन्मूलन पर जोर दिया गया, इसमें किसानों को अधिक से अधिक ऋण की सहायता देने पर बल दिया गया। गांधीवादी नियोजन में कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया गया, जैसे दुग्ध उत्पादन। गांधीवादी नियोजन के अनुसार गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास के समानांतर कुटीर उद्योग का भी विकास होना चाहिए। इसलिए खादी वस्त्र के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। इसलिए गांव के लोग केवल अपनी रोटी के संदर्भ में ही स्वायत्त नहीं होंगे, बल्कि वस्तुओं के निर्माण में भी स्वायत्त होंगे। गांधीवादी मॉडल के अनुसार भारत जैसे श्रम प्रधान देश में लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि गांधी जी भारी उद्योगों के बिल्कुल विरोधी थे, जो वस्तुतः सत्य नहीं है। गांधीवादी मॉडल में कुछ मूलभूत भारी उद्योगों को आवश्यक माना गया, जैसे रक्षा उद्योग, थर्मल पावर, भारी इंजीनियरिंग और भारी रसायन के उद्योग आवश्यक हैं। लेकिन गांधीवादी मॉडल में मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग किया गया। मतलब गांधीवादी मॉडल में मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग का विरोध किया गया। अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड उपयोग होना चाहिए, ये बात। अतः जब मशीनों का प्रयोग सभी के हित में हो तो यह अच्छा है, लेकिन यदि कुछ लोगों के हित में हो तो यह बुरा है, क्योंकि कारखाना उत्पादन प्रणाली में कुछ पूंजीपति बहुसंख्यक मजदूरों का शोषण करते हैं। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था रोजगार केंद्रित होनी चाहिए, उत्पादन केंद्रित नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रोडक्शन सेंटर नहीं, ऐसा गांधी जी का मानना था। भारत में रोजगार प्रदान करने की सबसे बड़ी क्षमता कृषि क्षेत्र में है। गांधीवादी नियोजन में लघु उद्योगों को प्राथमिकता, जो माइक्रो या और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई तथा वितरण का समतामूलक आधार स्वीकार किया गया। आर्थिक विकास की रणनीति नेहरू के युग में तो स्वतंत्र भारत में देश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य केंद्रित विकास की रणनीति का प्रयोग किया गया, क्योंकि उपनिवेशवादी शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एक पराश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी भारत के विकास के लिए वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में योजना समिति यानी प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में, के अंतर्गत भविष्य में भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। क्योंकि स्वतंत्र भारत में व्यक्ति की आय न्यूनतम थी, कृषि अर्थव्यवस्था अर्धसामंतवादी व उद्योग अविकसित थे तथा आधारभूत संरचनाओं का पूर्णतः अभाव था। व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, साक्षरता और उच्च शिशु मृत्यु दर जैसी समस्याएं व्याप्त थी। भारत के विकास के लिए और भारत में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तथा संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए राज्य केंद्रित विकास और नियोजित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान की गई। विकास की इस रणनीति में भारी व त्वरित औद्योगिकरण पर बल दिया गया तथा आयात प्रतिस्थापन की रणनीति अपनाई गई। आत्मनिर्भरता निर्मित करने का प्रयत्न किया गया तथा बहुपरस्थितता को यानी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को न्यूनतम करने पर प्रयत्न किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की रणनीति के अंतर्गत मूलभूत उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को कार्य करने की अनुमति दी गई। देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन पर भी बल दिया गया। विकास के इस पहले चरण की रणनीति को नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक तकनीक उत्पादन के द्वारा पूंजी निर्माण का प्रयत्न किया गया, जिससे देश का समग्र विकास संभव हो और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त हो सके। परंतु इस रणनीति के आलोचकों के अनुसार इसमें कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा की गई। आलोचकों के अनुसार भारतीय औद्योगिकीकरण की रणनीति भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि भारत श्रम प्रधान समाज है। आलोचकों के अनुसार इससे औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई और भूमि सुधार को भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु व मझोले उद्योगों के विकास पर ज्यादा बल दिया गया। तो नेक्स्ट है आर्थिक विकास नेहरू के बाद। तो इंदिरा गांधी ने भारत में समाजवादी झुकाव की नीतियों का प्रयोग किया तथा राज्य केंद्रित विकास को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की योजना वर्ष 1969 तथा एकाधिकार व्यापार प्रतिबंधात्मक अधिनियम MRTP के अंतरिक्त वर्ष 1972 में बीमा क्षेत्र का एकीकरण तथा वर्ष 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
तो 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं वर्ष 1973 में ही विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम यानी फेरा कानून का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह विश्व बैंक की उस आलोचना के जवाब में था जिसमें विश्व बैंक ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा गरीबी अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं होगी। इंदिरा गांधी ने पंचवर्षीय योजना में विकास के अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया तथा ग्रामीण जनता को रोजगार देने का प्रयत्न किया गया। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1965 के आसपास का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक संकट का काल था, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा देश में अकाल व्याप्त था। परंतु 70 के दशक में भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्णायक परिवर्तन हुआ। हरित क्रांति के द्वारा भारत खाद्यान्न संकट से उबर गया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के बाद भारत में नया शक्तिशाली किसान वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने सत्ता में सहभागिता की मांग की। जनता पार्टी के शासनकाल में रोलिंग प्लान की स्थापना की गई या उसका संकल्प अपनाया गया, जिसमें 1 वर्षीय, 3 या 4 वर्षीय योजनाएं अलग अलग समय के लिए बनाई जाती हैं। जनता पार्टी ने नियोजन के गांधीवादी तरीके को लागू करने का दावा किया। जनता पार्टी शासन द्वारा कृषि उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल प्रदान किया गया तथा जनता पार्टी शासन ने गांधीवादी नियोजन को लागू करने के साथ समाजवादी नीतियों को कायम रखा। जबकि यह बिंदु उल्लेखनीय है कि विकास की नेहरूवादी व गांधीवादी नीतियां एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। इंदिरा गांधी शासन सत्ता के दूसरे कार्यकाल में ज़्यादा व्यवहारिक थी। उन्होंने गरीबी हटाओ की जगह आर्थिक वृद्धि पर बल प्रदान किया। उन्होंने वर्ष 1981-82 में स्टील व सीमेंट की कीमतों पर लागू नियंत्रण को समाप्त कर दिया। विनिर्मित वस्तुओं के आयात को और उदारीकृत किया। अतः इंदिरा गांधी ने भारत में उदारवाद की दिशा में नीति अपनानी आरंभ करी। सरकार ने 20 प्रमुख उद्योगों के लिए स्वचालित लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रावधान किया। अतः अब इंदिरा गांधी की नीतियों ने समाजवाद की बजाय व्यापार की वृद्धि पर बल दिया तथा व्यवस्था के अनुकूल नीति का निर्माण किया गया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी के पहले मोरारजी देसाई ने भी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रयत्न किया, परंतु राजनीतिक बाध्यताओं के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। राजीव गांधी सरकार ने विकास की रणनीति में व्यवहारिक परिवर्तन किया। उन्होंने उदारीकरण की नीतियों का प्रयोग किया। अरुण नेहरू और अरुण सिंह इनके मुख्य सलाहकार थे, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के बड़े प्रबंधन का दायित्व संभाल चुके थे। इसके अतिरिक्त मोन्टेग सिंह, अहलूवालिया, विमल जलान और मनमोहन सिंह जैसे तकनीक विशेषज्ञों से भी इन्होंने निरंतर सलाह ली। परंतु राजीव गांधी के शासनकाल में आर्थिक समस्याएं अधिक जटिल और भयावह हो गईं। ये समस्याएं थी सार्वजनिक उद्यम घाटे में जाने लगे, अर्थव्यवस्था की धीमी गति, आधुनिकीकरण का अभाव और लाइसेंसिंग कोटा की संरक्षणवादी नीतियां। राजीव गांधी सरकार ने निगम कर में कटौती का प्रस्ताव किया। मध्यम वर्गीय लोगों के करों में कटौती की गई। अनेक क्षेत्रों के आयात में उदारीकरण किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र मुख्य था। घरेलू लोगों के लिए लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन किया गया। उद्यमों के एकाधिकार की उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी की गई। राजीव गांधी सरकार ने स्पष्ट कहा कि आयात प्रतिस्थापन बेहतर विकल्प नहीं है तथा इन्होंने तकनीकी आयात पर बल दिया। यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में आबिद हुसैन रिपोर्ट में निर्यात बढ़ाने पर बल दिया गया तथा नई औद्योगिक नीति के निर्माण पर बल प्रदान किया गया। सरकार ने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्पादन में विदेशी कंपनियों जापानियों के साथ भागीदारी का समर्थन किया। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि पर भी बल प्रदान किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा भी उदारीकरण नहीं लागू किया जा सका, क्योंकि विपक्षी दलों ने इन्हें अमीरों का समर्थक कहा तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण यह उदारवादी नीतियां नहीं अपना सके। कौन? राजीव गांधी। आर्थिक विकास की नई रणनीति, उदारीकरण का युग। तो औद्योगिकीकरण या औद्योगिक नीति 1900 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 के तहत सार्वजनिक उद्यमों के लिए 3 क्षेत्र सुरक्षित थे। लाइसेंसिंग कोटा की नीति को तुरंत समाप्त कर दिया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की नीति, निर्यात प्रोत्साहन की नीति को आगे बढ़ाया तथा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता के सिद्धांत को छोड़ दिया। निजी उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति, संकेतात्मक नियोजन यानी सरकार की भूमिका अब नीतियां बनाने की है, कंपनी निजी क्षेत्र लाएंगी, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीति, विनिवेश की नीति अपनाना, राजकोषीय प्रबंध की नीति वर्ष 2003। वर्ष 1991 के बाद नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण का प्रयोग किया।
यह नेहरूवादी विकास की रणनीति में एक आमूलकारी परिवर्तन था, यानी रेडिकल चेंज था, जिसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किए गए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए, निजी उद्यमों के महत्व को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया, सार्वजनिक उद्यमों की अकुशलता और उनके खराब प्रबंधन के कारण सार्वजनिक उद्यम घाटे में चलने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन किया गया, निवेश और व्यापार की नीतियों का उदारीकरण किया गया, औद्योगिक और विनिवेश के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया गया। अब राज्य उत्पादन, निवेशक व नियंत्रण की बजाय एक सहायताकारी एजेंसी बन गया। राज्य के द्वारा उन नीतियों का निर्माण किया गया जिससे निजी क्षेत्रों को बेहतर भूमिका सौंपी जा सके। सुशासन के लिए राज्य के द्वारा बेहतर और पारदर्शी नीतियों का निर्माण किया गया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि विकास की इस नई रणनीति में राज्य का दायित्व सामाजिक न्याय और कल्याणकारी क्षेत्रों में बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में निजी निवेशकों का निवेश नहीं हो पा रहा था। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का दायित्व राज्य का है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन ही निवेश करेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ निजी क्षेत्रों का प्रवेश अवांछनीय है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और क्षेत्रीय विषमता। यहाँ राज्य की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति सामाजिक न्याय की विरोधी नहीं है, अपितु सामाजिक न्याय को और बेहतर बनाने के लिए है। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया और बैंकिंग क्षेत्र में भी निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। वर्ष 1993 में रिजर्व बैंक ने बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक मानकों का निर्माण किया। स्टॉक बाजार के क्षेत्र में भी सुधार किया गया। अब संस्थागत विदेशी निवेशकों को भी शेयर खरीदने की अनुमति दी गई। वर्ष 1999 में बीमा क्षेत्र में बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। सरकार ने बीमा नियंत्रण विनियामक अधिनियम IRDA 2000 का निर्माण किया। आर्थिक सुधारों के पश्चात आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में भी निजी निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं, जबकि इसके पहले इसमें निजी उद्यमों को कार्य करने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान समय में दूरसंचार व बिजली के क्षेत्र में भी निजी उद्यमों का प्रभाव निर्णायक है। यद्यपि यह बिंदु उल्लेखनीय है कि दूरसंचार के क्षेत्र में सुधार सफल रहा, जबकि बिजली के क्षेत्र में सुधारों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 2003 के बाद बिजली के वितरण में निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्रों को आकर्षित किया जा रहा है। उड्डयन क्षेत्र में भी निजी विमान कंपनियों को अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2003 में राजकोषीय प्रबंध को बेहतर करने के लिए एक नया विधेयक लाया गया। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश का प्रयत्न किया गया तथा श्रम सुधारों को भी आगे बढ़ाया गया। वित्तीय क्षेत्र में भी प्रभावी सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। समकालीन उदारीकरण और निजीकरण के युग में योजना आयोग की भूमिका में भी परिवर्तन हुआ है। योजना आयोग की जगह में अब नीति आयोग को ला दिया गया है। अब संकेतात्मक नियोजन का प्रयोग किया जा रहा है, यानी इंडिकेटिव प्लानिंग हो रही है। इंडिकेशन बस दिया जा रहा है, बाकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं है। परंतु वर्तमान में योजना आयोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना यूनिट 8 का चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको MP सेट के पहले समाप्त करने का प्रयास रहेगा। तो होप कि आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।